नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो दोस्तों जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये आरआरबी रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न कौन हैं वो 30। तो पहला प्रश्न है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या क्या है? पौधे की प्रजनन प्रणाली से, रक्त से, जानवरों के खान पान की आदत से और हड्डियों से। तो जो हमारा हेमेटोलॉजी का अध्ययन है दोस्तों वो संबंधित है रक्त से। किससे? रक्त से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑप्शन क्या क्या है? आर्कियोजूलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी एंड्रोलॉजी। तो जो मनुष्य का अध्ययन है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। किस में? एंथ्रोपोलॉजी में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है? एम्ब्रियोलॉजी, जीजोग्राफी, फिजियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी होता है दोस्तों वो जंतु विज्ञान की मानव जाति के समाजशास्त्र से गहरा संबंध है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्या? एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निषेचन विकास विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो निषेचन विकास विभाजन की भिन्नता का अध्ययन है वो किस में किया जाता है? भ्रूण विज्ञान में। भ्रूण विज्ञान अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? क्या है ऑप्शन? विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमॉर्फोजेनिस। तो जो हमारा फाइटोपैथोलॉजी होता है दोस्तों वो पौधों की बीमारियों का अध्ययन करने में सहायता करता है। देख इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? फाइटोपैथोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। एंड्रोलॉजी, स्टाकोलॉजी, बायोइकोलॉजी या डिस्मोलॉजी। तो जो हमारे जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव हो दोस्तों उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? एंड्रोलॉजी में। एंड्रोलॉजी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन देखते क्या है। हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी या जेरी एंड्रिक्स। जो हमारे यकृत का उपचार का अध्ययन है दोस्तों वो किस में किया जाता है? हेप्टोलॉजी में। किस में? हेप्टोलॉजी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन ए क्या है? आर्कनालॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। तो जो हमारा मकड़ियों का अध्ययन है दोस्तों वो आर्कनोलॉजी में किया जाता है। किस में? आर्कनोलॉजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मच्छर का, छिपकलियों का, तिलचट्टों का या सांप का। तो जो हमारा दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन है, छिपकलियों का अध्ययन हमारा सोरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते क्या है। पक्षियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? ओटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो जो हमारा ऑर्निथोलॉजी है दोस्तों वो उसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्या है। एंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन है अस्थि, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी वृक्क की
संबंधित विफलता का। तो जो हमारा कैंसर है दोस्तों, कैंसर ऑन्कोलॉजी की बीमारी के उपचार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए सपने का, नींद का, रंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सपनों का अध्ययन होता है दोस्तों, वो ओनेरियोलॉजी में किया जाता है। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूरक्षण का, या चट्टान का? जो हमारा जहर का दोस्तों अध्ययन होता है वो टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहर। अगला प्रश्न क्या है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान से, या मानव व्यवहार से? तो जो हमारा दोस्तों जैव विविधता होता है वो टैक्सोनॉमी से मूल रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से, मछली से, लाख के कीट से, या रेशम के कीड़े से? तो जो हमारा मधुमक्खी का पालन होता है दोस्तों वो एपीकल्चर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, जो रेशम के कीड़े का पालन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, या सेरीकल्चर? तो जो हमारा रेशम कीड़े का पालन है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या? सेरीकल्चर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछलियों का, सरीसृपों का, स्तनधारियों का, या कीटों का? तो जो हमारा दोस्तों कीटों का अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में। कीटों का अध्ययन जो होता है वो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है, कोशिका का जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, या साइटोलॉजी, या ऊतक विज्ञान? तो जो ऊतकों का अध्ययन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? ऑप्शन ए चिड़िया, बी कोशिका संरचना, सी शरीर संरचना, डी तंतु? जो हमारी शरीर संरचना होती है दोस्तों वो पारिस्थितिकी विज्ञान के इकोलॉजी से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो क्या है, प्लॉमिज रेक्टिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, या नाभिक? तो जो दोस्तों हमारा कोशिकांग की कोशिका का मास्टर नाभिक को कहा जाता है। किसको? नाभिक को। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? देखते हैं क्या है, अंतःप्रद्रवी जलिका, या नाभिक, या गाल्जी, या माइटोकॉन्ड्रिया? तो जो हमारा नाभिक होता है दोस्तों वो किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होगा? नाभिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोमोर्स, या राइबोसोम? तो जो हमारा आप क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? अच्छा, कोशिकांग पशु में लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, या राइबोसोम? तो जो हमारा लाइबोसोम होता है दोस्तों वो कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? तो देखते हैं क्या स्तन है, ओस्टोसाइस्ट, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोर, या लिम्फ कोशिकाएं? तो जो हमारा दोस्तों न्यूरॉन होता है वो किसी भी शरीर की सबसे बड़ी
कोशिका होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। किसी भी पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए जल, कवक, शैवाल या विषाणु। तो जो कोशिका का सिद्धांत है दोस्तों वो विषाणु पर लागू नहीं होता। किस पे? विषाणु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अमीनो अम्ल मिलते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है, स्टार्च में, वसा में, तेल में, प्रोटीन में। तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में ही अमीनो अम्ल पाया जाता है। किसमें? प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुवांशिकी उपरिवर्तन इनमें होता है, मतलब जो आंसर है इनमें किन में अनुवांशिकी उपरिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है दोस्तों उसमें अनुवांशिकी उपरिवर्तन होता है। क्या? अनुवांशिकी उपरिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं, लाइसोसोम। तो जो हमारा लाइसोसोम होता है दोस्तों वो से ही हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो कहाँ? आत्महत्या की थैली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।